नमस्कार। फरीदाबाद का केंद्र बादशाहगंज अस्पताल के सामने खड़े हैं और एक धरना चल रहा है। लगातार 46 दिनों से चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय है हो भी क्यों ना, जिस स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आम आदमी जूझता रहता है वो एकमात्र अस्पताल है जिला नागरिक अस्पताल। आप समझिए, व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि आदमी को ओपीडी के अलावा यहाँ पे उपचार नहीं मिलता, जिससे आम आदमी की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। फिलहाल लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पर। सतीश चोपड़ा जी लगातार 47 दिनों से बैठे हुए हैं। तमाम लोग, प्रतिदिन चेहरा चेंज होता है मगर भूख हड़ताल निरंतर जारी है। फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर आपको लेके चलते हैं, सतीश चोपड़ा जी से मिलवाते हैं और 47 दिनों में पूरा लेखा जोखा आपको बताएं। नमस्कार। पहले आज के दूल्हे हैं, पहले उनसे मिलवा देते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरे को अशोक डिस्टर नाम से जानते हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में एज एक्टर और एज ए कोरियोग्राफर काम करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में काम करता जी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। 5,500 लोगों के साथ मैंने बात करें फरीदाबाद के गरीब बाबा फरीद की धरा पे बैठे हैं आप, हाँ जी। और एकमात्र अस्पताल है जिले का, जिला नागरिक अस्पताल, जिसकी व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है जिससे आम आदमी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है। क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे ही अर्थव्यवस्था आम आदमी की खराब हुई है ना, वैसे जिनकी ये जिम्मेदारी है ठीक कराने की, बनाने की, उनको हम चेतावनी देते हैं कि उनकी भी व्यवस्थाएं खराब कर देंगे हम। जितना जल्दी हो सके इस व्यवस्था को वो ठीक कर दें, वरना उनकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। उनकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। किन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जिन प्रतिनिधियों की, जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जन प्रतिनिधि को चुना जाता है, अगर वही जन प्रतिनिधि मुंह मोड़ ले तो आप समझिए उस शहर का, उस बस्ती का क्या हाल होगा। तीन फरीदाबाद को बहुत बड़ी सौगात मिली है इस बार। 3 मंत्री हरियाणा सरकार में है, 1 मंत्री संसद में है, परंतु फिर भी फरीदाबाद अपने दुर्भाग्य का आंसू रो रहा है। बात करेंगे सतीश चोपड़ा जी से। सतीश जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, 47 दिन हाल बेहाल हो चुका है। 2 बार सर मुंडवाना पड़ गया। ये तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शर्म आनी चाहिए कि 46 दिन से यहाँ पे जन समिति संघर्ष कर रही है और रोज अलग अलग प्रोफेशन से लोग आ रहे हैं। आज कलाकार साथी है जिनका मैं तहे दिल से महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं हो पुरुष हो सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि शहर की जरूरत है। और मैंने पहले भी आपसे एक ही बात कही थी कि जो भी दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आज बीजेपी के कई साथी हैं, कांग्रेस के यहाँ रोज आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, यानी सभी दल के लोग आ रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम जो लड़ रहे हैं शहर की जरूरत के लिए लड़ रहे हैं। एक बात श्री जी बोला, जरूरत का, सिर्फ जरूरत के लिए, परंतु जन प्रतिनिधि जरूरत क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। लगातार 3 बार धरना दिया। 3 बार धरना देने पर पहले अखबारों में प्रिंट होना शुरू हुआ, ट्रॉमा सेंटर बनेगा, फरीदाबाद की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, आईपीडी सर्विस शुरू होगी। बहुत अच्छा है सब में। पिछले साल भी इन्होंने छपवाया था कि हम जल्द से जल्द आईपीडी सर्विस शुरू करेंगे, पर इस साल भी इन्होंने ये छपवाया जनवरी में शुरू कर देंगे और अभी तक नहीं। जो बताओ 3 साल पहले फाइल बनी थी 200 बेड का मातृ शिशु का जो है अस्पताल बनना था, यहाँ पे अलग से बनानी थी यूनिट, और उस समय रणदीप पुनिया एनआईसीयू बनाना था शायद उन्होंने। नहीं, वो अलग अलग बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों की घोषणाएं, ठीक है। 200 बेड का अलग इसलिए बना रहे थे कि ताकि किसी गर्भवती महिला को दिल्ली रेफर ना होना पड़े, किसी बच्चे को दिल्ली रेफर ना होना पड़े, उनको संपूर्ण इलाज मिले। अब इन्होंने उस फाइल को शुरू करने का कहा है कि फरवरी में हम उसके ऊपर काम करेंगे और दिसंबर तक उसको बना देंगे, पर अभी कोई फंड अलॉट नहीं। तो काफी दिनों से मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। आईसीयू की बात हुई थी जब हमारे पत्रकार साथी, हम सब ने कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? आप धरना ले रहे हो, 47 दिन हो गए हैं। ये मेरे को बिल्कुल इनकी संवेदना, आपका बोल रहा हूँ मैं। हमारा अगर पॉलिटिकल स्टंट होता है इतने सालों से ना लगे। तो अगर मैं आपके दर्शकों को कहता हूँ, अगर मैं राजनीति में हूँ तो वोट मत देना भाई, क्योंकि सब कह रहे हैं सतीश जी बैठे हुए हैं, हम तो मांगे मानने को तैयार हैं। देखिए, मांगे मानने और उसको पूरा करने में जो डिफरेंस है ना, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। मांगे तो कहते हैं आईपीडी सर्विस शुरू कर देते हैं। अरे सुन तो लीजिए, वो आप पूरी बात तो बता रहा हूँ आपको कि वहाँ 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 भरे। आईपीडी सर्विस शुरू करना एक झुंझुना ही होगा जो जनता को दिया जा रहा है, ठीक है। 460 बेड पे 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे वहाँ ऑक्सीजन भी है, 58 वेंटिलेटर है, ओटी है, सारी व्यवस्था है वहाँ। बहुत सारे जो है नए इक्विपमेंट खरीदे गए हैं। अभी CSR फंड से करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदी गई। बीके के अंदर भी हमारे प्रयास से, जब यशपाल यादव जी DC थे, तब यहाँ पे सीएम मशीन आई, एक्सरे की लेटेस्ट मशीनें आई, ब्लड टेस्ट की नई मशीनें आई। कितने लाख की मशीन है? 90 लाख। समझिए, 90 लाख की मशीन धूल फांक रही है।
और किस लिए भाग रही है? और किस लिए भाग रही है बता दो। डाटा करप्ट हो गया, सिर्फ महज डाटा करप्ट उसका हो गया। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, उसको अपडेट कराने के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा बताया गया था। हमारे पीएमओ ने कई बार डिमांड लेटर भेजी, क्योंकि उनके दायरे में इतना बड़ा खर्चा नहीं आता। सरकार इसको रिलीज करेगी, और यहाँ के जो रेडियोग्राफर का जो पूरी सब जाके एलपीजी से मिल के आए, और उन्होंने विश्वास दिलाया था उसको जल्द ठीक कराया जाए। ऐसा ना हो कि उनको भी कंडम कर दिया जाए। जैसे वेंटिलेटर देख रहे हैं, लंबी चौड़ी मांगे ले रहे हैं, परंतु यहाँ तो वेंटिलेटर दूर फांक रहे हैं। डॉक्टर पूरे नहीं है, 24 घंटे डॉक्टर नहीं होते, 5 रुपए की पर्ची में 1500 रुपए की दवाई लिख देते हैं, और वो भी निजी पर्ची पे। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए तो बैठे हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचार का कहीं ऐसा ना हो बैठे बैठे जान निकल जाए। देखिए, ये तो ऊपर वाला जानता है कि जान निकलेगी या लोगों की हम जान बचाने का अच्छा, काम क्या करें। है ट्रॉमा सेंटर? एक बार विस्तार से बताइए, विस्तार से क्या है ट्रॉमा? कई बार तुम बता चुको, पर फिर दोबारा बता रहा हूँ। ट्रोमा सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट दोबारा ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। एक ही छत के नीचे ब्लड बैंक से लेकर ब्लड टेस्ट की सुविधा होती है, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सारी एक छत के नीचे होती है, जिसकी वजह से जो घायल व्यक्ति होता है, देखिए ट्रोमा सेंटर में आम बीमारी का इलाज नहीं होता, पहले स्पष्ट करें। ट्रोमा सेंटर में जो छत से गिर गया, एक्सीडेंट में घायल हो गया, चाकू लग गया, गोली लग गई, आपसी झगड़े में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जल गया, ऐसे लोगों का इलाज होता है। क्योंकि उसका जो पहला 1 घंटा होता है, जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, उसको बचाने के लिए एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और एम्स के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रोमा सेंटर बना हुआ है और मुफ्त होता है वहाँ पे इलाज। जिस इलाज के लिए यहाँ के फरीदाबाद के नागरिक प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए भरते हैं ना, वो वहाँ मुफ्त होता है इलाज। रोकना चाहूंगा, मैंने शुरू में बोलता व्यवस्था खराब है, उस व्यवस्था का असर जेब आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था खराब हो रही, यह वही शब्द था ना, जो वही शब्द है, बिल्कुल वही था। और जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में ना एक हमारा राष्ट्रीय गीत है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, वंदे मातरम। पर हमारे जो सिविल अस्पताल है ना, वो किलिंग अस्पताल बन चुके हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि बंदे मारते हम, तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए बैठे अस्पताल की हैं। कमी नहीं, ये तो जन संसाधन नहीं है, संसाधन है, मगर डॉक्टर नहीं है अरे ना। साहब, वही कह रहा हूँ, संसाधनों की भी कमी है, डॉक्टर्स का अभाव है, सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट का कैडर ही नहीं है यहाँ पे। यूरोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, नेफ्रो का यहाँ नहीं है, गैस्ट्रो का यहाँ नहीं अम्मा अस्पताल में पूरे भाई साहब इस बात को नहीं कहोगे? है। अरे साहब, क्या देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, 6000 बेड का अस्पताल है। क्या वो आम आदमी के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री देश, प्रधानमंत्री- सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हाँ। देश के प्रधानमंत्री पंडित, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2019 में, और देश के सबसे बड़े अस्पताल 6000 अम्मा अस्पताल, जिसे अमृता हॉस्पिटल कहते हैं, 6000 बेड का अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। फिलहाल 2000 बेड फंक्शनल हो पाए हैं। लोगों ने बहुत बड़ा सोचा, फरीदाबाद को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, स्वागत किया, दिल खोल के स्वागत किया। स्वागत तो आपने भी किया था, आप भी बहुत खुश थे उस समय पे तो। नहीं, ये आप फिर दोबारा से गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अम्मा अस्पताल की ओपनिंग हो रही थी, उससे पहले मुझे हमारे साथियों ने बोला था, जो अम्मा के भक्त हैं, उन्होंने बोला था आपको अम्मा से मिलवाते हैं, जो आप लवारिसों के लिए सिविल अस्पताल में काम करते हैं, आपको वहाँ एक कमरा दिया जाएगा। थका गया वैसे सुन देखा लीजिए, जाए तो। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए कि आपको एक वहाँ एक कमरा दिला देते हैं, और डॉक्टर जैसा आप कहेंगे वैसा काम करेंगे, और गरीबों के लिए आप वहाँ मदद करेंगे। तो मैंने उनको बोला, भैया ये जो है ना अम्मा अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड खुलने वाला है, इसमें जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और आप भी गवाह हैं, 2 साल तक यहाँ आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहा। वैसे सरकार की वजह मंशा पे बहुत बड़ा सवाल है निशान उठा। सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दी हैं, आपको पता है आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का इलाज होता है, और कहते कुछ इलाज नहीं होता। सोचो, 1.5 लाख का अभी एक्सीडेंट पे भी 1.5 लाख का इलाज है फ्री में। आप कहते सरकार काम नहीं कर रही है। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, ये अभी हमारे धरने में बैठने के बाद जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी। पहले आयुष्मान कार्ड का बताओ। आयुष्मान का भी बताऊंगा, पहले एक बात तो डीजीपी साहब ने घोषणा की कि हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति घायल होता है, उसको प्राइवेट अस्पताल ले जाइए, पुलिस वेरीफाई करेगी कि उसके एक्सीडेंट में चोट लगी है, तो 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज सरकार करवाएगी। पर 1.5 लाख के बाद क्या? 1.5 लाख तो 2 दिन में पूरे हो जाएंगे, कई अस्पतालों में तो 1 दिन में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या? और ये पैसा प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाहते हैं? यही पैसा यहाँ की व्यवस्था में बदलने के क्यों नहीं खर्च करना चाहते? आयुष्मान की बात है, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, पिछले साल भी इन्होंने छपवाया कि हमने 5 लाख परिवारों के फरीदाबाद में आयुष्मान कार्ड बनवा दिए। अगर वो कार्ड फंक्शनल थे, उन पे लोगों को इलाज मिलता है, तो बीके में लोग कौन आ रहे हैं? करीबन का फंड रिलीज कर दिया गया 834 करोड़ का। सुन लीजिए, 834 करोड़ 2 साल में देंगे, उससे वही ज्यादा तो मैं कह रहा हूं, फंड रिलीज कर दिया गया। वो सारा प्राइवेट सेक्टर की जेब में गया ना। वही अगर आप यहाँ ट्रोमा सेंटर बनाते हैं, यहाँ डॉक्टर्स जो दवाइयों का अभाव है वो पूरा करते, और उससे नए रोजगार का सृजन होता, नए डॉक्टर आते, स्टाफ आता, जीडी आता, चपरासी आता, स्वीपर आता, कितने लोगों को रोजगार मिलता और लोगों के प्राण भी बचते। तो मतलब उस पैसों से आप हर व्यक्ति का, हर वर्ग का भला कर सकते थे।
जो यहाँ मौत का तांडव हो रहा है ना, उसको रोक सकते हैं। लगाया गया सारा। बिल्कुल, हमने तो पहले ही बोला था आयुष्मान जो योजना है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उसके बाद यहाँ पे सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी, जो हार्ट सेंटर है, कितने डॉक्टरों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए कि आयुष्मान कार्ड किसी का इलाज, किसी का लोगों से पैसे लेके उसका दुरुपयोग कर रहे थे। दुरुपयोग बहुत है ना। और CT-MRI की बात है, CT-MRI में भी क्या घोटाला चल रहा था, आपको मालूम है। कोविड से पहले से इन्होंने जो यहाँ पे रेट लिस्ट थी उसका बोर्ड हटा दिया। आम आदमी जाता था उसको रसीद पकड़ा देते थे, CT हेड का 1100 लेते थे, जिसका रेट 720 था। हमने लोगों की पर्ची इकट्ठी की, कंप्लेंट दी PMO को, PMO ने बता दिया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। CMO को दी, CMO ने 2 महीने उसको दबा के रखा। उसके बाद जब हमने मीडिया के अंदर जाके इस बात को बताया, तब जाके उस पर कार्रवाई। आज सरकारी बोर्ड लगा, उसके बाद जो सरकारी रेट पे होते हैं MRI वगैरह। CM मशीन यहाँ पे नहीं थी। 5 साल पहले CM मशीन खराब हो गई थी, तो CM मशीन नहीं थी, तो हमने अपने DC साहब के पास यशपाल यादव जी बार बार जाते थे कि सब एक CM मशीन दे दो, कम से कम हड्डियों का रेफर तो कम हो जाएगा, जिसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसको इलाज तो मिलेगा। बहुत प्रयास के बाद CM मशीन आई। आपको बताया जो एक्सरे मशीन आई, एक्सरे नहीं होते थे यहाँ पर, आज 24 घंटे एक्सरे होता है। इसकी वजह से होता है हम लोगों के प्रयास की वजह से। जो हमारे साथ पत्रकार साथी जुड़े हुए थे, जो यहाँ पुरानी अधिकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोनों लेटेस्ट आई थी। एक फंक्शनल है, एक डेड पड़ी हुई है। जो यहाँ पे PMO थी सविता यादव, हमारे यशपाल यादव जी DC के, बहुत सारा हमने कोशिश किया कि हम रेफर कैसे कम कर सकते, पर अधिकारियों की अपनी लिमिट होती है। अब बात है सरकार की कि डॉक्टर यहाँ के अधिकारी अपॉइंट नहीं करेंगे, जो हमारे फैसिलिटी चाहिए वो डॉक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। मोदी जी ने एक नया नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है। उसी तर्ज पे यहाँ पे PMO CMO के अधिकार कम कर दिए कि आप जो है मेडिसिन खरीद नहीं सकते। सेंटर स्टोर बनाए गए, तो सेंटर स्टोर से दवाई नहीं आती, तो यहाँ तो दूसरी बात होगी, ना काम करूंगा ना करने दूंगा, ना दवाई खरीदूंगा ना बेचूंगा, जो है जनता तक दूंगा। तो यहाँ पे तो सारा विपरीत हो रहा है। सरकार के जो नारे हैं उनसे विपरीत काम हो रहा है। यहाँ पे जो सरकार की योजना है उनका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही। यहाँ के नेता जो है बिल्कुल संवेदनहीन है, संवेदनहीन है। खुद कैमरे पे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ रेफर मुक्त जो अभियान चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो भैया आपको यहाँ आने में शर्म क्यों आ रही है? कौन रसिया? हमारी बात को समझ तो लो। इन्होंने बोला कि हमारे को 20 मिनट दे दो, 20 मिनट आ जाए हमारे पास, हमारी बात सुन। हमने अपना डेलीगेशन हर मंत्री विधायक के पास भेजा, यहाँ तक कि पलवल के विधायक तक हो जाऊंगा मैं। और 1 साल पहले 21 दिसंबर 2023 को DC साहब के माध्यम से 30,000 लोगों के साइन करा के यही कुछ सारी जो समस्याएं CM तक पहुंचाई। तो भैया और अब कैसे जनता आपके घर आए? आपके घर के बारिश हो जाए क्या आके, तब समझोगे क्या? तो भैया इतने संवेदनहीन ना बने। 40 दिन हो गए यहाँ पे सड़क पे सोते हुए। अपने तो घर में आप हीटर जला के सो रहे होगे, आग जला के सो रहे होगे। यहाँ हमारे साथी फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसलिए यहाँ मौत का तांडव बंद हो, किसी माँ का बेटा ना इस वजह से ना जाए कि उसको इलाज नहीं। ये जो लोग आम आदमी जो है ना कर्ज की दलदल में फंस रहे हैं, उस वजह से भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ दवाइयों का अभाव है। 5 रुपए का कार्ड बनाओ, 1500-2000 की दवाई बाहर से लो, बड़े टेस्ट बाहर से कराओ, जो लोग करा नहीं पाते। छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है। लोगों के प्राण इस वजह से भी जा रहे कि दवाइयों का उपलब्ध नहीं है। तो इतनी शर्मनाक स्थिति मेरे को नहीं लगता कि कहीं और होती होगी। जितना फरीदाबाद मंडल के साथ व्यवहार किया जा रहा ना, 1000 करोड़ की लागत से गुड़गांव में 700 बेड का नया अस्पताल बन रहा गुरु नानक देव जी के नाम से। यहाँ क्यों नहीं बन सकता? बहादुरगढ़ में ट्रोमा सेंटर बन सकता है, वही बता रहा हूँ। यहाँ क्यों नहीं बन सकता? रोहतक में ट्रोमा सेंटर बन सकता है, जबकि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, PGI है, सबसे बड़ा हरियाणा का मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल भी है। यहाँ क्यों नहीं बन सकता? चंडीगढ़ में आप जाके देखिए कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं। तो फरीदाबाद वालों ने क्या गुनाह किया? आपको जिता के तीसरी बार आपको सदन में भेज दिया, और आपने इसी बात पे वोट भी मांगे थे कि ट्रोमा सेंटर बनाऊंगा। आज आप कह रहे हैं जी सरकार का दायरे में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? मैनिफेस्टो मैंने लिया था, उन्होंने बोला जरूर था। देखो बोला था ना। हाँ, अब यही बात मोटी लगता है। सुनिए, पत्रकार बहुत है, यही बात तो हो रही थी कि मंत्री जी आ जाएंगे, आपको जूस पिला देंगे, मीडिया के सामने वादा करेंगे। तो भैया आपके वादों पे कौन यकीन करेगा? जूस तो पता नहीं कितने लोगों को आप आज तक जूस पिला पड़े हैं। कितने लोगों को जूस पिलाया आपने, पर उन पर काम किया है क्या? हम तब तक नहीं उठने वाले जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सदन में इस मांग को नहीं उठाएंगे, ट्रोमा सेंटर की, यहाँ के जो डॉक्टर और दवाइयों का भाव उसकी मांग को नहीं उठाएंगे, और बजट सेशन में बजट रिलीज नहीं कराएंगे। अगर ये लोग ऐसा नहीं कराते तो जनता को समझ जाना चाहिए ये आपके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते, आपको सिर्फ वोटर समझते हैं, इंसान समझते ही नहीं है। अगर ये आपको इंसान समझते होंगे तो अब की बार सदन में जो अब सेशन चलेगा ना, बजट सेशन आएगा, तो ये बिल्कुल आपकी पुरजोर वकालत करेंगे। अगर नहीं करते तो इन जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार ही नहीं है। जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार नहीं है। आप समझिए फरीदाबाद को पहली बार इतनी ताकत मिली है। 3 मंत्री कैबिनेट में हैं और एक देश की संसद में बैठा है, और देश की संसद यहाँ से महज ही 25 से 30 किलोमीटर दूर है, परंतु संवेदनाएं मर चुकी है लोगों की इसलिए कहूंगा, लोग आते हैं, लोगों प्रतिदिन यहाँ पे 2000 से 2500 की ओपीडी होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, परंतु वो बिल्कुल भी बेखबर है। खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, कब ना हो उनका कोई साथी, उनका कोई परिजन है, उनका कोई परिवार वाला कोई एक्सीडेंट का शिकार ना हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। अगर इस अस्पताल में आएंगे ना, भवन में फंस जाएंगे। रेफर मुक्त फरीदाबाद जिसमें लगे हुए हैं, रेफर का कोड ऐसा लगेगा उन्हें, या तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में भगवान ना करे, भगवान को प्यार हो जाए। ये भविष्य घर में होगा कि एकमात्र अस्पताल फरीदाबाद का कब रेफर मुक्त हो पाता है, कब ट्रॉमा सेंटर बन पाता है, क्योंकि 200 बेड का अस्पताल घट के 160 बेड का हो जाता है। 38 वेंटिलेटर धूल फांक रहे होते हैं, डॉक्टर पूरे नहीं होते 24 घंटे, जिसके लिए सतीश जी बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली कड़ी में कि रेफर मुक्त फरीदाबाद की में। तो बने रहे मेरे साथ। जय हिंद।